गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं आप लोगों को जो नेट का सिलेबस है मनोविज्ञान का और पेपर वन का, वो मैं दो वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि दिक्कत क्या है कि सबसे पहले आपको नेट का सिलेबस पता होना चाहिए। जब नेट का सिलेबस आप पता होगा और सिलेबस के एक एक पहलू जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। अ, पढ़ना आसान होगा, स्टडी मटेरियल ढूंढना आसान होगा, जो कंटेंट आपको बताया जाएगा उसे समझना आसान होगा। नीट का सिलेबस जो है मनोविज्ञान में 10 यूनिट में बटा हुआ है और प्रत्येक यूनिट से आपको ये सिलेबस आप जो देख रहे हैं ये आपके 10 यूनिट में बटा हुआ है। प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन होता है और टोटल 100 क्वेश्चन होता है जो सब्जेक्ट से होता है। उस जो 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक यूनिट से यह फिक्स है कि 10 क्वेश्चन आएगा। एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, पर एक मानक तय की गई है कि प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन होंगे। तो आपको पहला जो यूनिट है उसमें सबसे पहला कंटेंट देखिए आपको। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहला जो यूनिट है इसका नाम है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। इमर्जेंस का मतलब क्या होता है? आविर्भाव, प्रादुर्भाव या कैसे शुरू हुआ। ये जो भी आप सेंस लगाए इसका अर्थ वही होता है। तो मनोविज्ञान की स्टार्ट कैसे है, कहाँ कहाँ से कैसे शुरुआत हुआ। ईस्टर्न ईस्टर्न में जो हम लोग आते हैं, पूर्वी दुनिया, और फिर वेस्टर्न पश्चिमी दुनिया, इन दोनों जगहों की बात होती है। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल थॉट, मनोवैज्ञानिक विचार जो आया, जिसमें से मनोवैज्ञानिक विचार हमारे कुछ जो धार्मिक हमारे धर्म हैं, इन धर्मों के जो बुक्स हैं, इन धर्मों के जो विचार हैं, इन धर्मों के जो भाव हैं, इनमें हमारा मनोविज्ञान कहाँ कहाँ है और हमारे मनोवैज्ञानिक विचारों का समावेश कहाँ है। तो सबसे पहला जो पढ़ना है उसमें भागवत गीता। भागवत गीता में मैंने बताया था कि भागवत गीता में क्या है, जो कि महाभारत है, भीष्म पर्व से लिया गया है। और अर्जुन दुविधा में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डायलेमा, और कृष्ण उसके उस पाथ को बताते हैं, राइट पाथ क्या है उसे बताते हैं। दूसरा है बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों में राइट पाथ क्या है। तो उन राइट पाथ के बारे में क्या होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है, इन चीज़ों को पढ़ना है। सूफीज्म, जो सूफीज्म चला, आंदोलन चला, सूफीज्म बहुत बड़ी बात है। तो सूफीज्म के विभिन्न प्रकार हैं, उनमें विभिन्न नामों से अलग अलग चीज़ों को जाना जाता है। इन चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना। और लास्ट में इंट्रीगल योगा, जो हमारा योग दर्शन है, और समाकलित योगा की बात करते हैं। श्री अरविंदो ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो इंटीग्रेटेड योगा मनोविज्ञान का क्या है, माइंडफुलनेस में बहुत बड़ा योगदान है, और माइंडफुलनेस साइकोलॉजी का टॉप है के पार्ट है। तो आप इन चीजों में, आप बौद्धिज्म में माइंडफुलनेस बहुत आएगा। तो इनको समझने के लिए इन पे क्वेश्चन आपको बनेंगे और यहां से आपको समझना है। इसके बाद शुरू होता है एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, भारत में शैक्षिक मनोविज्ञान। ये थॉट था, विचार था, ये हमारे धार्मिक विचार था, वहां पे मनोविज्ञान जो थी उसकी बात हो रही थी। अब आता है जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी शुरू हो गई, एकेडमिक हो गया। अब शैक्षिक रूप से जो जो शुरू हुआ मनोविज्ञान की यहाँ इस देश में व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, और हम एकेडमिक कंप्लीट एकेडमिक आने लगे।
तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस इरा, जब भारत आज़ाद नहीं था, तो मनोविज्ञान कहाँ कहाँ शुरू हुआ, मनोविज्ञान की पढ़ाई कहाँ शुरू हुआ, पहला भारत में लैब कहाँ स्टेब्लिश हुआ, कौन किन का योगदान रहा, किन्होंने क्या शुरू किया। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ आई, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में इसकी पढ़ाई होना शुरू हुआ। इन सब और हमारे मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। 1970 के दशक में जब स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट हो रहा था, जब 1970 के सोशल इशू जब क्रिएट हो रहा था, आप जब जाइएगा हिंदी साहित्य भी पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि 1970 के दशक में मध्यम वर्गीय परिवारों में काफी जटिलता आना शुरू हो गया था। जो सामाजिक संबंध था उसमें विच्छेद आना शुरू हुआ, लोगों की मानसिक मेंटल स्थिति बदलने लगी, आधुनिकता के दौर से लोग आने लगा, धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ने लगा। तो सोशल इशू क्या क्रिएट हुए, सामाजिक, और उसमें मनोविज्ञान का क्या भूमिका रही, मनोविज्ञान उस चेंजेस को कैसे देखती है, आपको इन चीजों को समझना है। इसके बाद आता है 1980 का स्वदेशी आंदोलन। 1980 के बाद स्वदेशी आंदोलन आया। स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या परिवर्तन आया और स्वदेशी चीजों को एक्सेप्टेंस में क्या समस्याएं आई या एक्सेप्टेंस कहाँ तक पहुंचा, इन चीजों को समझना है। इसके बाद आता है 1990 का बात आती है, पैराडिग्मेटिक कंसर्न डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी क्राइसिस आया। 1990 के बाद एक अलग पहचान की बात आने लगी और लोगों में एक डिसिप्लिनरी क्राइसिस डेवलप होने लगा, अपनी खुद की पहचान की क्राइसिस आने लगा, क्योंकि नई नई चीज़ों का विकास होने लगा, नए नए लोग डेवलप होने लगे, नए कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगे। और ये चीज़ें 2000 ईस्वी के बाद साइकोलॉजी में क्या बदलाव आया, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी इन द एकेडमिया इशू, एकेडमिया। तो शैक्षिक रूप से जो 2000 के बाद जो साइकोलॉजी में क्या चेंजेज आए, इन चीज़ों को स्टडी करना होता है, और वह भी हमारे भारतीय परिपेक्ष में, हम इंडियन कॉन्सेप्ट में क्या बदलाव आए, इसे स्टडी करना है। इशूज द कॉलोनियल इनकाउंटर, पोस्ट कॉलोनियल और पैन साइकोलॉजी, कॉलोनियल युग, पोस्ट कॉलोनियल युग में साइकोलॉजी का क्या रहा, और फिर लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी, और जो ये तो अभी भी हम लोग झेल रहे हैं, लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी क्या है और इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं हमारे समाज, हमारे बच्चों पे, सभी लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसे समझना है और ये आपके पढ़ना है। ये तो ईस्टर्न साइकोलॉजी जो अपने देश की बात करता है। दूसरा है जिसे है वेस्टर्न और ग्रीक हेरिटेज। जो वेस्टर्न में मनोविज्ञान का शुरुआत किया उन लोगों की बात होती है, और ग्रीक हेरिटेज जो ग्रीक में शुरुआत हुआ, आपको पता है कि मैक्सिमम ग्रीस में ही मैक्सिमम चीज़ों की स्टार्टिंग हुआ, वहीं ज़्यादा शोध हुआ। मिडावल पीरियड में क्या हुआ, ग्रीस के समय का क्या हुआ, मिडावल पीरियड में मध्यकालीन में क्या हुआ, और वर्तमान समय में क्या हुआ, इन तीनों खासकर वेस्टर्न में मनोविज्ञान में क्या परिवर्तन है। तो मॉडर्न पीरियड में आप जो पहला लैब एस्टेब्लिश हुआ वहीं से मॉडर्न पीरियड ऑफ द साइकोलॉजी शुरू होता है वेस्टर्न में, और बाकी चीज़ें पीछे चलता है जो आप फिलॉसफी के साथ पढ़ते हैं। ग्रीक हेरिटेज में जाइएगा तो जो फिलोसफर्स है उन्हीं से शुरुआत होगा, और मेकडावल पीरियड में भी वही आया, मेकडावल पीरियड में। अब बात आती है संरचनावाद, ये आपको पढ़ना होगा। जब स्टार्ट हुआ था मनोविज्ञान का तो यहीं शुरू, आप पढ़ेंगे तो शुरुआत होगा। फंक्शनलिज्म, साइकोएनालिटिक, गेस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल, ट्रांसपर्सनल कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, मल्टीकल्चरलिज्म, फोर फाइंडिंग पार्ट ऑफ द एकेडमिक साइकोलॉजी। और इसमें से इन चीज़ों को, इनके कौन कौन, बिहेवियरिज्म जैसे यहाँ शुरू होता है स्ट्रक्चरलिज्म, तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है
कौन शुरू किए और इसकी मूल कॉन्सेप्ट क्या रहा। इतना 3 चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत कौन की है, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ और मूल सिद्धांत इसके क्या है। इसी तरह से फंक्शनलिज्म भी, साइकोएनालिटिक भी, आपको गेस्टाल्ट भी। साइकोएनालिटिक तो आप जानते हैं, गेस्टाल्ट भी, बिहेवियरिज्म भी, व्यवहारवाद, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, ट्रांसपर्सनल एंड कॉग्निटिव कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, मल्टीकल्चरलिज्म, ये जितना है। इसके अलावा कहता है कि जो एकेडमिक साइकोलॉजी है उसमें मूल रूप से ये 4 लोगों की योगदान की बात आपको करनी है, पढ़नी है। विलियम वुंड, सिमोन फ्रायड, जेम्स, विलियम जेम्स एंड डिल्थरे। डिल्थरे आपको नया मिलेगा, क्योंकि आपकी बुक्स में नहीं के बराबर मिलेगा, पर बहुत सारी जगहों पे दिलथरे के कॉन्सेप्ट को एकदम जो जिसकी आप बोल रहे हैं वहाँ इनकी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो और क्वेश्चन आता है दिलथरे से, तो 1-2 बार मैंने देखा है क्वेश्चन आया है। इशू क्रिसिस इन साइकोलॉजी ड्यू टू स्ट्रिक्ट एडेरेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल पैराडिगम, है ना, और इंडोनिक इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी। इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा और थोड़ी सी समझ लेने के बाद आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आइए जो इसके इस यूनिट के लास्ट का पैराग्राफ है, उसमें से आपको मूल रूप से आपको पढ़ना क्या है इसको समझिए। ये फिलॉसफी की टॉपिक्स है, जैसे एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, पैराडिगम्स, ओंटियोलॉजी, एपिस्टियोमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, है ना, वेस्टर्न फिलॉसफी, पॉजिटिज्म, पोस्ट पॉजिटिज्म, क्रिटिकल। ये पॉजिटिज्म पोस्ट पॉजिटिज्म आप रिसर्च जब पढ़िएगा, पहला पेपर पढ़ाएंगे, जब फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। सोशल कंस्ट्रक्टिज्म, एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी एंड कोऑपरेटिव इंक्वायरी, पैराडिग्मेटिक कंट्रोल वर्सेज सिग्निफिकेंट ऑफ इंडियन पैराडिगम ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज। जैसे ये वेस्टर्न सब था, पॉजिटिव पोस्ट पॉजिटिव ये सब वेस्टर्न है, पर इंडियन आई है। सिग्निफिकेंट इंडियन पैराडिग्म्स ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज, योगा, भागवत गीता, बुद्धिज्म, सूफीज्म, ये तो ऑलरेडी है। ये साइंस है स्पिरिचुअलिटी में, ये विदा और विदा केवल जानना है, और ये है द प्राइमेसी ऑफ सेल्फ नॉलेज इन इंडियन साइकोलॉजी, इतना। पर ये 4 चीजें ऊपर आ गई है, रिपीटेशन ऑफ सिलेबस है। अब बात करते हैं जो पहला यूनिट है। आप कंप्लीट पहला यूनिट जब पढ़ेंगे तो थ्योरी है, कहीं किसी के सिद्धांत उद्धांत की बात नहीं करता, बेसिक चीजों पे है। और इन बेसिक चीजों को आपको यूनिट बाई में पढ़ाऊंगा, एक एक टर्म से लेके चलेंगे। अभी हम भागवत गीता शुरू किए हैं, आज बौद्धिज्म में बताऊंगा। फिर दूसरी यूनिट जो आते हैं उसमें रिसर्च मेथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, आपको शोध विधि और सांख्यिकी पढ़ना है, जिसमें से शोध है क्या, शोध के उद्देश्य क्या है और शोध के डायमेंशन क्या है, बीमाएं क्या है, शोध समस्या क्या है, चर क्या है, और ऑपरेशनल डिफिनेशन देना है चर्स का। एंड हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना जिसे बोलते हैं, सैंपलिंग क्या है, प्रतिचयन क्या है, और एक रिसर्च करते समय आपको किन किन नैतिकता की पहलुओं को ध्यान में रखना है, ये पढ़ना है। दूसरा यूनिट में हम लोग चल रहे थे, दूसरा यूनिट में ये पढ़ना था। उसके बाद अभी दूसरा यूनिट में, इसके बाद आप जब चलेंगे तो आपको पूरे रिसर्च के बहुत शानदार शानदार टॉपिक्स को पढ़ना है। आपको पढ़ना है रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, मिक्स्ड मेथड ऑफ अप्रोच। मेथड ऑफ रिसर्च में पढ़ना है अवलोकन विधि, सर्वे विधि, इंटरव्यू विधि, क्वेश्चनार विधि। टाइप्स ऑफ में पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फील्ड स्टडी, क्रॉस कल्चरल स्टडी, फेनोमेनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, फोकस ग्रुप, नैरेटिव, केस स्टडी एंड इथनोग्राफी। ये सारे रिसर्च के टाइप्स हैं, तो आपको पढ़ना है ना। सांख्यिकी में आपको पढ़ना है सेंटर टेंडेंसी मापना है, मीन, मीडियम, मोड, डिस्पर्सन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, उसमें आप जाइएगा, स्वीकनेस आएगा, कुर्तोसिस आएगा, ऐसे करके। पैरामेट्रिक टी टेस्ट पढ़ना है, नॉन पैरामेट्रिक साइन टेस्ट, विल्कोन्सन साइन रैंक टेस्ट,
मीन बिटनी टेस्ट, ये सब आपको पढ़ना है। कोरिलेशन पढ़ना है। कोरिल और सांख्यिकी में आपको एक चीज बता देते हैं, सांख्यिकी में आपको एक रिसर्च की सांख्यिकी दिया रहेगा और आपको पहचानना है कि इसमें कौन से सांख्यिकी का यूज किया गया है और उसमें उसी के आधार पे आपको जवाब देना है। इसमें थ्योरी नहीं रहेगा, इस यूनिट में एक रिसर्च भी रहेगा। इवन रिसर्च में भी अगर रिसर्च से क्वेश्चन डायरेक्ट दे दे तो दे दे, नहीं तो एक पैराग्राफ रहेगा और दोनों मिला के उसमें से 10 क्वेश्चन रहेंगे, या 5 क्वेश्चन रहेगा थ्योरी रिसर्च का और 5 सांख्यिकी के क्वेश्चंस। एक पैराग्राफ रहेगा, एक रिसर्च बेस्ड पैराग्राफ रहेगा और उसी से आपको लिखना रहता है। अब आते हैं तीसरा यूनिट है जिसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। यहाँ से खूब मजेदार मजेदार क्वेश्चन आता है, जैसे टाइप्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, आइटम राइटिंग, आइटम एनालिसिस, ये आपको पढ़ना है। टेस्ट का निर्माण कैसे करेंगे, एकांशों का एकांश कैसे लिखेंगे, एकांशों का विश्लेषण कैसे करेंगे। इसके बाद किसी टेस्ट को मानकीकरण करेंगे तो क्या होगा, रिलेबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स कैसे तैयार करेंगे, ये होता क्या है इन चीज़ों को। एरिया ऑफ टेस्टिंग में आप इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में रहेगा कि इनमें से कौन सा टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है, और इंटेलिजेंस टेस्ट है तो इसमें क्या क्या एटम्स हैं, क्या कैसे मेजर करते हैं, सारी चीज़ें। क्रिएटिविटी टेस्ट है, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, एटीट्यूड पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है, इंटरेस्ट इन्वेंट्री है, एटीट्यूड स्केल फिर है, और सेमेंटिक डिफरेंशियल है। ये आपको सोशल साइकोलॉजी में मिल जाएगा, टू लिंकर्ट स्केल, सोशल साइकोलॉजी में ये आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद है एप्लीकेशन है, चूंकि ये सारे टेस्ट हैं इसके डिफरेंट सेक्टर में एप्लीकेशन है, इस पे पढ़ना है। इससे 10 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, लेवल का क्वेश्चन रहते हैं। कुछ क्वेश्चन आसान टू हार्ड होता है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ना होगा। हमारे नर्वस सिस्टम का सारे फंक्शंस और मेथड ऑफ, हमारा जो ब्रेन का स्टडी का मेथड क्या है, हमारे लिम्बिक मस्कुलर और ग्लैंडुलर सिस्टम क्या है, और बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन क्या है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस क्या है, जेनेटिक्स है, और गुणसूत्रीय विकृतियां होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और ट्विन्स स्टडी और एडेप्टेशन से संबंधित जो समस्या जो रिसर्च हुए हैं उसको आपको पढ़ना होगा। ये आपको 3rd यूनिट पढ़ना है। 4 यूनिट, 5वां यूनिट में पढ़ना है आपको अटेंशन पर। ये जनरल साइकोलॉजी का यूनिट है जिसमें अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग ये सब पढ़ना है। परसेप्शन आपको पढ़ना है, लर्निंग पढ़ना है आपको इसमें, उसके बाद आपको पढ़ना है लर्निंग के बाद आपको पढ़ना है मेमोरी और फॉरगेटिंग पढ़ना है। दूसरा यूनिट इसके बाद का यूनिट भी आपके जनरल साइकोलॉजी का, जिसमें थिंकिंग पढ़ना है, इंटेलिजेंस पढ़ना है, क्रिएटिविटी पढ़ना है। ये एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ों को मैं लेके चलूँगा। 6ठा यूनिट, 7वां यूनिट भी आपको जनरल साइकोलॉजी का, मतलब आपको कुल मिला के जब आप बात करें तो जनरल साइकोलॉजी के आपके पास 3 यूनिट है। जनरल साइकोलॉजी सामान्य उत्तर मनोविज्ञान अगर किन्हीं के पास होगा तो उसमें से आपको ये 3 यूनिट बहुत आसानी से, 3 यूनिट सामान्य साइकोलॉजी जिन्हें पकड़ होगा 5वां यूनिट, 6ठा यूनिट, 7वां यूनिट, 7वां यूनिट तक आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 7वां यूनिट में इमोशन से सब है, पर्सनालिटी है, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस और कॉपिंग है, तो ये आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जो 8वां यूनिट है वो सोशल साइकोलॉजी है। एक अलग साइकोलॉजी की किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसे समाज मनोविज्ञान कहते हैं। समाज मनोविज्ञान का नेचर क्या, स्कोप क्या है, इतिहास क्या है, और फिर समाज में होने वाली सब समस्याएं, उन समस्याओं को और उन व्यवहारों को, सामाजिक व्यवहारों को समझने के लिए जो है उसे पढ़ना होगा। 9वां यूनिट में जिसमें 2 चीज मिला हुआ है, 9वां यूनिट में है चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी प्लस साइकोथेरेपी, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, इन दोनों को मिला के बनाया गया है 9वां यूनिट। पहला पैराग्राफ जो है, पहला 2 पैराग्राफ है वो आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का है, डेवलपमेंट प्रोसेस, नेचर, प्रिंसिपल, फैक्टर इन डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सक्सेसफुल एजिंग और सक्सेसफुल सफल बुढ़ापा, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जो उनके हैं बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव, जो उनके हैं थ्योरी है,
दूसरा में पढ़ना है यूनिट में साइकोपैथ, उसी यूनिट में 9 में सेकेंड पैराग्राफ है साइकोपैथोलॉजी, जिसमें से आपको विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों के बारे में पढ़ना है, उसके जांच कैसे करेंगे, उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, उसका कारण क्या है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल नहीं आप इसको बोलो साइकोपैथोलॉजी में जो आपके अब नॉर्मल साइकोलॉजी के पार्ट हैं, इसमें 3 साइकोलॉजी किताबें स्टडी करना पड़ेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, अब नॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, और तीसरा पार्ट है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है जिसमें साइकोथेरेपी की बात करता है। चौथा पार्ट है जो एजुकेशन, इसमें 5 किताबें पढ़ना होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इसी में 6 किताबें। पांचवा जो है इसका चौथा पैराग्राफ या पांचवा पैराग्राफ, ये चौथा है या पांचवा है देख लेते हैं। जब 3 चौथा चौथा पैराग्राफ है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करता है। तो मतलब यूनिट 9 में आपको इतनी जिसमें एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन लर्निंग इन स्कूल और काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ना है। तो आपको कितना साइकोलॉजी पढ़ना है 9वां यूनिट में? सबसे पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा पढ़ना है आपको साइकोपैथोलॉजी, तीसरा पढ़ना है क्लिनिकल साइकोलॉजी, चौथा एजुकेशनल साइकोलॉजी और पांचवा काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो ये आपको 5 किताबें इस यूनिट के लिए केवल पढ़ना है और डेप्थ में। लास्ट का जो यूनिट है 10वां यूनिट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है और ये यूनिट भी जैसे पहला था उसी ढंग से आपको पढ़ने में लगेगा, जिसमें से है हमारे यहाँ जो इशू है देश का, उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, लिंग, गरीबी, विकलांगता और माइग्रेशन, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसका इसका क्या प्रभाव है कल्चर बायसनेस पे, डिस्क्रिमिनेशन पे, स्टिग्मा, मार्जिनलाइजेशन और सोशल सफरिंग, चाइल्ड एब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, इन चीज़ों को पढ़ना है। फिर पढ़ना है पीस साइकोलॉजी, शांति मनोविज्ञान, वायलेंस, नॉन वायलेंस, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द माइक्रो लेवल एंड रोल ऑफ द मीडिया इन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो ये पूरी चीज़ें पढ़ना है इसमें। और इसी में आपको हेल्थ साइकोलॉजी भी पढ़ना है। हेल्थ साइकोलॉजी के चैप्टर देखिए यहाँ शुरू होता है। फिर है आपको साइबर साइकोलॉजी, एक पेपर होता है साइबर साइकोलॉजी भी पढ़ना है। साइबर साइकोलॉजी आपको यहाँ है, आपको पढ़ाएंगे वेल बीइंग, आपको साइबर साइकोलॉजी के साथ साथ आपको वेल बीइंग एंड सेल्फ रेगुलेशन जो पार्ट है, ये तो हेल्थ साइकोलॉजी में भी आता है और हेल्थ साइकोलॉजी है ही। और लास्ट में नीचे वाला देखिए साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, तो एक साइबर साइकोलॉजी आता है बुक्स। तो इसमें भी आपको 2-3-4 कुछ सोशियोलॉजी का किताबें, कुछ 2-3-4 किताबें आपको देख के पढ़ना होगा, तब जाकर आपका ये कंप्लीट होगा। और थोड़ी मेहनत, हम एक ही ऐसे, तो मैं एक एक यूनिट का बेसिक, सबसे पहले मैं बेसिक वीडियो बना के दे रहा हूँ जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए, और जब एडवांस लेवल, पहले मैं हर का बेसिक वीडियो डालूंगा और उसके बाद फिर एडवांस लेवल की वीडियो डालूंगा, ताकि एक भी नेट का क्वेश्चन छूटे नहीं। बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप जब किताबें पढ़ेंगे तो आपको एडवांस लेवल समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं बेसिक ओरिएंटेशन कर रहा हूँ हर वीडियो में, और फिर उसके बाद एडवांस लेवल मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोगों का नेट हो जाए, जो भी इन वीडियो को देखे उन बच्चों का नेट हो जाए, और थोड़ा सा घर पे मेहनत करें तो हो जाए। एक चीज़ करिएगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा प्रसारित करिए, और मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए उसको आप दूसरे तक भेजिए, जितना जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा। और ये एक दिन तो रहेगा नहीं, ये तो आने वाला 2-4-10 साल जितना दिन तक रहेगा वो पड़ा रहेगा वीडियो, तो कोई भी बच्चा इसे गाइडेंस ले सकता है। आपको भी आज क्या 2 साल के बाद भी नेट निकलेगा, 2 साल तक भी देखते रहेंगे तो आपको काम आएगा और नेट निकल जाएगा, और निश्चित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग बन जाएंगे। लेकिन आपको लगे रहना होगा। हो सकता है किसी को 4 बार में नेट हो, किसी को 8 बार में हो, किसी को 1 बार में हो, किसी को 2 बार में, पर इच्छा रहेगी तो निकल जाएगी। तो इस तरह से मैंने सिलेबस आज बता दिया है इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग अब इसको देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, पहले सिलेबस समझना, और सिलेबस समझा दिया। फिर हम अगले मिलते हैं वीडियो में।